एक छोटा बच्चा अगर मम कहता है तो इस संकेत मात्र से ही हम समझ जाते हैं कि उसे प्यास लगी है और वो पानी पीना चाहता है। इसके लिए उस बच्चे को किसी वाक्य की संरचना की आवश्यकता नहीं होती। इसे एक अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा बच्चा सेब को देखता है तो वो ये नहीं जानता कि इसे क्या कहते हैं। उसे अन्य लोगों के द्वारा बार बार बताया जाता है कि ये सेब है। शब्द और अक्षर अमूर्त होते हैं, उन्हें समझना कठिन होता है, परंतु जब उनके साथ अनुभव जुड़ते जाते हैं तो बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब बच्चा किसी चीज को देखता है, उसे अनुभव करता है, तो उन चीजों के लिए उसे शब्दों की आवश्यकता होती है और ये शब्द जब उसे माता पिता या अन्य लोगों के द्वारा मिल जाते हैं तो वो उन अनुभवों और शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर लेता है। यहीं से भाषा सीखने की शुरुआत होती है। अनुभव और भाषा के बीच में जो संबंध होता है, उसी के मध्य में भाषा का विकास होता है। भावों की भी अपनी भाषा होती है। किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर हम सहज रूप से अंदाजा लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति खुश है या उदास। वस्तुतः हमें दुनिया से जुड़ने और जोड़े रखने का माध्यम भाषा ही होती है। आपने भी अवश्य महसूस किया होगा कि जब कभी हम अपने गांव या शहर से दूर किसी स्थान विशेष में जाते हैं और वहाँ पर हमें हमारी क्षेत्रीय बोली बोलने वाले लोग मिल जाते हैं तो उनसे हम एक अलग ही जुड़ाव और लगाव महसूस करते हैं, क्योंकि भाषा एक संवेदनशील और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आइए अब इस बिंदु पर विचार करें कि भाषा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है, चाहे वो अभिव्यक्ति बोलकर की जाए, लिखकर हो, संकेतों द्वारा हो या प्रतीकों के माध्यम से हो। यह हमारे समाज के निर्माण, विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहचान से संबंधित है। भाषा सभी प्रकार के ज्ञान को सृजित करती है। भाषा के द्वारा ही हम सृजित ज्ञान को सहेज पाते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी को आसानी से सौंप पाते हैं। भाषा शिक्षण के महत्व के संदर्भ में व्यापक रूप से ये समझा जा सकता है कि अगर बच्चों का भाषाई विकास सही ढंग से हुआ है तो वे सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बुनियादी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से बच्चों में भाषाई दक्षता के विकास को एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि अनुसंधान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि 2 से 8 वर्ष के बीच बच्चों के सीखने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए बुनियादी स्तर पर ही बच्चों में भाषा की समझ और कौशल के विकास पर सुनियोजित तरीके से कार्य करना प्रभावी होगा। अगर हम भाषा शिक्षण के लिए स्कूल में कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बच्चों के सहज भाषाई क्षमता को पहचानें। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें अपनी भाषा में संवाद करने की पूरी क्षमता विकसित होती है। वे केवल अनेक शब्दों के साथ स्कूल नहीं आते, बल्कि भाषा की जटिल और समृद्ध वाक्य संरचनाओं के नियम जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर भी उनका पूरा नियंत्रण होता है। एक बच्चा न केवल सही सही समझना और बोलना जानता है, बल्कि वो अपनी भाषाओं का उचित प्रयोग भी करता है। बच्चों को यदि समृद्ध और रुचिकर मौके दिए जाएं, तो बच्चे धीरे धीरे भाषा के मानक रूप को ग्रहण कर लेते हैं। हमें घरेलू भाषा और मानक भाषा के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास बच्चों को स्वयं करने देना चाहिए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चों की घरेलू भाषा के प्रति सम्मान का भाव बना रहना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर बच्चे भाषा की गूढ़ संरचनाओं, व्याकरण, अलंकार, रस इत्यादि से परिचित नहीं होते हैं, पर कहीं न कहीं बातचीत में वे भाषा के विभिन्न कौशलों का प्रयोग अवश्य करते हैं। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जब वे कहते हैं कि मेरा घर इनके घर से अधिक दूर है तो वे तुलना करते हैं। जब वे कहते हैं कि आज घर से निकलने लायक मौसम नहीं है तो वे निर्णय लेने के कौशल तक पहुंच चुके होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा कौशल प्रधान विषय है, जो हमें हमारे आसपास की दुनिया से लेकर बाहरी जीवन तक को समझने और अपने निर्णय लेने में मदद करती है। बच्चे सामान्य सामाजिक व्यवहारों से बुनियादी भाषा क्षमता का विकास कर लेते हैं, पर विद्यालय में उनको विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री और मौके अलग से दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि भाषा संबंधी उनकी वृद्धि और विकास पर्याप्त ढंग से हो सके।
भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देना। इसमें बातचीत सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वो बच्चों के शिक्षक से बातचीत हो या बच्चों को छोटे छोटे समूहों उप समूहों में बांटकर या जोड़ी बनाकर बातचीत करने के मौके दिए जाना। यहाँ ये ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है कि कक्षा में बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जाएं और बातचीत के लिए ऐसे मुद्दे दिए जाएं जिनका उत्तर देने के लिए उन्हें चिंतन करना पड़े। जैसे जब आप मेले में जाते हैं तो वहाँ क्या क्या देखते हैं, अपने खेत की फसल खराब या अच्छी होने पर कैसा महसूस करते हैं, घर में किसी सदस्य के बीमार होने पर आप क्या करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए बच्चों के मन मस्तिष्क में एक खास प्रक्रिया होती है जिसे अनुभूति या चिंतन कहा जाता है। अनुभूति, चिंतन, विचार और अभिव्यक्ति का आपस में संबंध होता है। अभिव्यक्ति होने से पहले भाषा इन्हीं चरणों से होकर गुजरती है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों को देखकर और सुनकर महसूस करते हैं और फिर इसे दूसरों से साझा करना चाहते हैं, जो भाषा सीखने का प्रमुख चरण है। बाल्यावस्था की कुछ नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं जो प्रायः हम सभी बच्चों में देखते हैं, जैसे छोटे बच्चों का बुदबुदाना, जमीन पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, चित्रों या वस्तुओं को देखकर उनकी ओर आकर्षित होना। ये सभी क्रियाएं भाषा शिक्षण का आधार बनती हैं। बुनियादी स्तर पर ये क्रियाएं भाषा की दक्षताओं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के लिए आधार भूमि तैयार करती हैं। भाषाई कौशलों का विकास भी इसी क्रम पर आधारित है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के लर्निंग आउटकम भी इन्हीं 4 मूलभूत दक्षताओं पर आधारित हैं। आइए भाषा सीखने सिखाने के क्रम को LSRW या सुवोपली के द्वारा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है L से लिसनिंग अर्थात सुनना। बच्चे सबसे पहले शब्दों और ध्वनियों को सुनते हैं। दूसरा है S से स्पीकिंग अर्थात बोलना। तीसरा है R से रीडिंग अर्थात पढ़ना। और चौथा जो कि अंतिम चरण है W से राइटिंग अर्थात लिखना। भाषा सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से ये क्रम निर्धारित किया गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बच्चे सीखने के दौरान इसी क्रम का पालन करें, क्योंकि दक्षताएं या कौशल एक के बाद एक के निश्चित क्रम में नहीं बल्कि साथ साथ भी विकसित होते रहते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और वो बोल नहीं पाता है तो घर के सदस्यों द्वारा उसमें खेल खेल में जो भी संवाद किए जाते हैं, जैसे बाबा, अम्मा, मम्मा, बुआ आदि, इन ध्वनियों को बार बार सुनते रहने से जब वो बोलने की शुरुआत करता है तो सामान्य रूप से इनमें से ही कुछ ध्वनियों का चयन करता है, अर्थात जिस ध्वनि को उसने अधिक बार सुना है वो उसे ही बोलने का प्रयास करता है। आरंभिक स्तर पर हमें अपनी कक्षाओं में इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में बच्चों को सुनने और बोलने से संबंधित अधिक से अधिक व्यावहारिक अनुभवों से गुजरना होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या भाषा का संदर्भ से कोई संबंध है। जी हाँ, भाषा में संदर्भों के जरिए ही अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। कहा भी गया है, बिना संदर्भ के अर्थ नहीं और बिना अर्थ के भाषा नहीं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति घर में कुर्सी पर बैठकर कोई कार्य कर रहा है और उसने अपने नौकर को आवाज लगाई, रामू पानी। यहाँ पर उसका नौकर गिलास में पानी लेकर आएगा, क्योंकि उसे संदर्भ समझ में आ गया है कि उक्त व्यक्ति को प्यास लगी है। दूसरे दृश्य में स्नान घर के पास खड़ा है और नहाने जा रहा है। अब उसके पानी मांगने पर उसे बाल्टी में पानी मिलेगा। यहाँ एक ही शब्द पानी की 2 अलग अलग संदर्भ में बात की गई है। स्पष्ट है कि हमें प्राथमिक स्तर पर भाषा की कक्षा में इस प्रकार के विभिन्न संदर्भ रखने होंगे जो बच्चों में अनुमान लगाकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास कर सकें। अब हम चर्चा करेंगे भाषा के पहलुओं पर। भाषा के मुख्य रूप से 2 पहलू हैं। पहला है यांत्रिक, जिसमें लिपि, वर्तनी, शुद्ध उच्चारण और सुलेख आदि आते हैं, और दूसरा पहलू है भाव या चिंतनात्मक। इसमें हम बच्चों को सोचने, अर्थ ग्रहण करने, प्रतिक्रिया देने, समीक्षा, सारांश इत्यादि के लिए प्रेरित करते हैं। आइए भाषा शिक्षण के लक्ष्यों पर भी विचार करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि भाषा के 4 बुनियादी लक्ष्य हैं जो केंद्रित लर्निंग आउटकम के रूप में निर्धारित किए गए हैं। पहला, सुनने बोलने के संदर्भ में बच्चे मुखर हैं। वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, कब, कहाँ उत्तर देते हैं। दूसरा, पढ़ने लिखने के संदर्भ में
बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क और कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक और लिखित रूप में देते हैं। तीसरा, भाषा संरचना और व्याकरण के संदर्भ में बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार करते हैं और मौखिक एवं लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त प्रयोग कर पाते हैं। तथा चौथा, कल्पना एवं सृजनशीलता के संबंध में बच्चे अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं। ये भाषा के मुख्य केंद्रिक आउटकम हैं। इनके अंदर ही पाठ्यक्रम आधारित और प्रकरण आधारित अनेक छोटे छोटे नेस्टेड और उप आउटकम सन्निहित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ क्यों जाता है? इस समस्या को दूर करने के लिए और प्रारंभिक कक्षा के बच्चों में बुनियादी शिक्षा पर आधारित भाषा शिक्षण में कुछ विशेष गतिविधियों और रचनात्मकता को जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षण योजना बनाते समय हमें सभी बच्चों को शामिल करते हुए कुछ नवाचारी और रुचिकर गतिविधियों को शामिल करना होगा, जैसे किसी घटना का वर्णन, कहानी, नाटक, कविता, सवाल जवाब, खेल, संगीत, चित्र वाली किताबें देना आदि। इन गतिविधियों को अपनी शिक्षण योजना में शामिल करने से बच्चों के भाषा सीखने में हो रही परेशानियों को दूर किया जा सकता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि भाषा शिक्षण में बच्चों का आकलन और मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। किसी भी काम को करते समय हम देखते रहते हैं कि वो ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। अगर हम कुछ विशेष पकवान बनाते हैं तो बीच बीच में चक्कर देखते रहते हैं। मकान बनवा रहे हैं तो भी जांचते रहते हैं कि सही सामग्री लग रही है या फिर नहीं। इसी तरह काम की जांच यदि बीच बीच में होती रहती है तो उसके गड़बड़ होने की आशंकाएं कम होती हैं। बीच बीच में जांचने या आंकने को ही आकलन कहते हैं और आकलन के आधार पर ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों में भाषाई कौशलों के आकलन और मूल्यांकन हेतु अपेक्षित लर्निंग आउटकम के रिकॉर्ड को रखने के लिए आधारशिला हस्त पुस्तिका में 2 तरीके बताए गए हैं, जिसे एक प्रारूप के रूप में पृष्ठ संख्या 258 और 259 पर दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 258 के प्रारूप के अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत आकलन को दर्शाया जाना है तथा 259 के प्रारूप के अनुसार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र रखा जाएगा। इन प्रारूपों में उल्लिखित लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी भाषा शिक्षण की शिक्षण योजनाएं बनानी है। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को भाषा शिक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा सुनने और बोलने के अवसर देने चाहिए। शुरुआत उनकी घरेलू बोली से कर सकते हैं। उनकी घरेलू बोली को बाधा नहीं बल्कि सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही बच्चों को चित्रों, किताबों, आसपास के परिवेश पर बातचीत करने के अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। भाषा का यही कमाल है कि ये अपने आसपास की दुनिया को शब्दों के सहारे समझने और अनुभवों के रूप में उसे संरक्षित करने का पूरा अवसर देती है। तो क्यों ना हम भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इस अवसर का पूरा लाभ उठाने दें।